वेलकम टू के एकेडमी। के एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं क्लास 7th NCERT पादप में जनन पार्ट 2 खंडन। आपने तालाबों अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के अवपंखी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए देखे होंगे। ये शैवाल हैं। ये शैवाल है। स्पाइरोगाइरा एक शैवाल में खंडन। ये शैवाल हैं जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेज़ी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं। शैवाल 2 या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। चित्र 8.6 यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। बीजाणु निर्माण अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। अध्याय 1 में दिए गए क्रियाकलाप 1.2 को दोहराइए। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। चित्र 8.7 बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक जीवाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए कठोर सुरक्षावरण से ढका रहता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। कवकजाल। कवक में बीजाणुओं द्वारा जनन। ये बीजाणु हैं। बीजाणुधानी। बीजाणुधानी पुंज। बीजाणु उत्पन्न करने वाले क्षेत्र। फर्न में बीजाणु द्वारा जनन। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। मांस और फर्न जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। 8.2 लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर नर जनन अंग और स्त्री केसर मादा जनन अंग। क्रियाकलाप 8.9 सरसों, गुड़हल या पिटूनिया का कोई पुष्प लीजिए और इसके जनन अंगों को पृथक कीजिए। पुंकेसर और स्त्री केसर के विभिन्न भागों का अध्ययन कीजिए। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों ही होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता और ककड़ियाँ खीरे के पौधों में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि सरसों, गुलाब, पिटूनिया के पौधों द्विलिंगी पुष्प होते हैं। परागकोश, पुतंतु, ये पुंकेसर। स्त्री केसर ये इनके जनन अंग हैं। अंडाशय ये बीजांड। वर्तिकाग्र, वर्तिका ये वर्तिकाग्र। नर और मादा एकलिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप पर उपस्थित हो सकते हैं अथवा जिन पादों पर पाए जाते हैं
क्या आप पुंकेसर में परागकणों और तंतुओं को पहचान सकते हैं? चित्र 8.9a परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं। मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। चित्र 8.9b लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। बूझो जानना चाहता है कि परागकण में उपस्थित नर युग्मक किस प्रकार बीजांड में उपस्थित मादा युग्मक तक पहुंच जाता है। परागकण सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः यह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। पुष्पों पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण चिपक जाते हैं। जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण की उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। चित्र 8.10 स्वपरागण वर्तिकाग्र परागकण इधर परागकोश है और वर्तिकाग्र है। बूझो जानना चाहता है कि पुष्प सामान्यतः इतने रंग बिरंगे और सुगंध युक्त क्यों होते हैं। क्या ऐसा कीटों को आकर्षण करने के लिए होता है? पुष्प के परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। निषेचन नर अथवा मादा युग्मों के युग्मन संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। चित्र 8.11 युग्मनज भ्रूण में विकसित होता है। अंडकोशिका अंकुरित होता परागकण युग्मनज निर्माण फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में विकसित हो जाते हैं जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं और बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। कुछ फल गूदेदार और रसीले होते हैं जैसे आम, सेब, संतरा। कुछ फल कठोर होते हैं जैसे बादाम और अखरोट आदि। चित्र 8.12a और b ये सेब है, ये अखरोट है। बीज प्रकीर्णन प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि ये बीज आपके वस्त्रों पर कैसे चिपक जाते हैं? कल्पना कीजिए किसी पादप के बीज
एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उगाए। आपके विचार में इस परिस्थिति में क्या होगा? पादप के नवोद्भिदों यानी कि नए उगे पौधे के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। पादपों को बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के नवोद्भिदों में सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। प्रकीर्णन पादपों को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। सहज, ड्रमस्टिक और द्विफल मैपिल के बीज, ये बीज है, ये पंखे हैं इसके। प्रकृति में पादप के फलों और बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं द्वारा होता है। सहजन, ड्रमस्टिक द्वारा तथा द्विफल मैपिल जैसे पादप के पंखयुक्त बीज चित्र 8.13 ए और बी। घासों के हल्के बीज अथवा आँख यानी कि मदार के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। चित्र 8.14 ए और बी। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी तथा तंतु में होते हैं ताकि वे जल में प्लवन यानी कि प्लवन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी कांटेदार बीज जिनमें हुक जैसी संरचना होती है, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थान तक ले जाए जाते हैं। इनके उदाहरण यूरेना एवं जैनथियम है। चित्र 8.15 सूरजमुखी के रोमयुक्त फल और मदार आँख के रोमयुक्त बीज। ये जैनथियम। कुछ पौधों के फल झटके के साथ फट जाते हैं, जिससे उनके अंदर स्थित बीज प्रकीर्णित हो जाते हैं। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। एरंड और बाल्सम के पादप में ऐसा ही होता है। कैसा आम